क्या आपने कभी किसी पूरे देश को एक ही रात में डर से जमते हुए देखा है? मई 2026 की उस उमस भरी शाम तक सब कुछ सामान्य था। लोग दफ्तर से घर लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और टीवी पर रोजमर्रा की खबरें चल रही थीं। लेकिन तभी शाम की ठीक 8 बजे टीवी स्क्रीन झिलमिलाई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सामने प्रकट हुए। लोगों को लगा कि शायद कोई नई योजना होगी या चुनाव से जुड़ी कोई बात, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो तनाव था उसने कुछ ही सेकंड में पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। उनका वो संबोधन किसी सामान्य नेता का भाषण नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी चेतावनी थी जिसने 140 करोड़ लोगों की रातों की नींद छीन ली। उन्होंने देश से 5 ऐसी चीजें मांगी जो सामान्य हालात में कोई भी सरकार कभी नहीं मांगती। पेट्रोल डीजल कम करने की अपील, विदेश यात्राओं पर रोक, सोना ना खरीदने की हिदायत, वर्क फ्रॉम होम की वापसी और किसानों से खाद का इस्तेमाल आधा कर देने का आदेश। भाषण खत्म होते ही देश की सड़कों पर जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पेट्रोल पंपों पर आधी रात को गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। लोगों में एक अजीब सी दहशत फैल गई कि आखिर सरकार हमसे क्या छुपा रही है। क्या कोई बड़ा युद्ध होने वाला है या देश दिवालिया होने की कगार पर है? इस कहानी को समझने के लिए हमें उस भाषण की गहराइयों में उतरना होगा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहली और सबसे बड़ी अपील की ईंधन और ऊर्जा की खपत कम करने की। उन्होंने हाथ जोड़कर देशवासियों से कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग कम से कम करें। अब जरा सोचिए, एक देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वो अचानक अपने नागरिकों से ऊर्जा कम इस्तेमाल करने को क्यों कहेगा? अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, अर्थव्यवस्था तभी दौड़ती है जब ऊर्जा की खपत होती है। फिर अचानक ये ब्रेक क्यों? कुछ विश्लेषकों ने इसे तुरंत एक संभावित ऊर्जा लॉकडाउन का नाम दिया। क्या ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटने वाली थी? क्या मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा युद्ध छिड़ने वाला था जिसकी खबर सिर्फ टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों को थी? लोगों के जहन में सवाल हथौड़े की तरह बज रहे थे, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अगर पेट्रोल और डीजल की बात तक लोग सीमित रहते तो शायद इतनी दहशत नहीं फैलती, लेकिन भाषण का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वो कम से कम 1 साल के लिए कोई भी गैर जरूरी विदेश यात्रा न करें, डेस्टिनेशन वेडिंग्स को टाल दें और सबसे अजीब बात, उन्होंने देशवासियों से सोना न खरीदने की सलाह दी। भारत एक ऐसा देश जहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक भावना है। शादियों का पूरा बाजार सोने पर टिका है। सरकार का ये बयान आते ही अगले ही दिन सर्राफा बाजार में सन्नाटा छा गया। पर जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल, विदेश यात्रा और सोना, इन तीनों में क्या समानता है? ये तीनों चीजें भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर को सबसे ज्यादा सोखती हैं। जब आप विदेश जाते हैं आप डॉलर खर्च करते हैं। जब आप सोना खरीदते हैं देश डॉलर में पेमेंट करके उसे आयात करता है और पेट्रोल का आयात तो डॉलर में होता ही है। क्या इसका मतलब ये था कि भारत का खजाना खाली हो रहा था? क्या हम 1991 जैसे किसी भयानक आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े थे जहां हमारे पास आयात करने के लिए डॉलर नहीं बचे थे? सरकार कह रही थी कि ये सब स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन बंद कमरों में बैठे अर्थशास्त्री पसीने से तरबतर थी। जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा, एक ऐसा शब्द पीएम के मुंह से निकला जिसने लाखों नौकरी पेशा लोगों के पुराने घाव हरे कर दिए, वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कंपनियों को फिर से उसी सिस्टम की तरफ लौटना चाहिए। ये कोई सामान्य सलाह नहीं थी। 2020 और 2021 के कोरोना काल में लोगों ने जो मानसिक तनाव, अकेलापन और अवसाद झेला था, वो यादें अचानक ताजा हो गई। पहले से ही वर्क प्रेशर, छटनी और महंगाई से जूझ रहे मिडिल क्लास के लिए ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। क्या हवा में कोई नया अनदेखा वायरस फैल चुका था जिसे सरकार छुपा रही थी, या फिर पेट्रोल बचाने का ये कोई हताश प्रयास था? शहरों में अचानक ऑफिस जाने वाले लोग सहम गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से समय का पहिया पीछे घुमा दिया हो और हम सब फिर से उन 4 दीवारों में कैद होने वाले हों। और यही था वो पल जहां सब कुछ बदल गया। भाषण का वो हिस्सा जिस पर शायद शहर के लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने ग्रामीण भारत की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। पीएम मोदी ने किसानों से अपील की कि वे तुरंत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम कर दें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें।
सुनने में ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग कृषि और जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उनके लिए ये एक टाइम बॉम्ब था। जरा इतिहास के पन्ने पलटिए। कुछ साल पहले हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी रातों रात ऐसा ही एक फरमान सुनाया था। उन्होंने देश को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने के लिए रासायनिक खादों पर बैन लगा दिया था। नतीजा, श्रीलंका की फसलें बर्बाद हो गईं, खाद्य संकट पैदा हो गया, भूखमरी फैल गई और अंततः वहां की सरकार गिर गई। तो फिर भारत सरकार ऐसा रिस्क क्यों ले रही थी? क्या वैश्विक बाजार में फर्टिलाइजर की कमी हो गई थी? क्या हम रूस और यूक्रेन जैसे देशों से खाद मंगाने में असमर्थ हो चुके थे? भारत जैसी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वहां खाद में 50% की कटौती का मतलब था फसलों की पैदावार में भारी गिरावट का सीधा खतरा। किसान घबरा गए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रातों रात पंचायतों की आपातकालीन बैठकें शुरू हो गई। विपक्ष का पलटवार और राजनीतिक भूचाल। अब तक देश सिर्फ डर के साए में था, लेकिन अगली सुबह होते होते इस डर ने भयानक गुस्से का रूप ले लिया। विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और डरी हुई सरकार पर सीधा, तीखा और बेहद आक्रामक हमला बोल दिया। विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया, प्रधानमंत्री देश से सच छुपा रहे हैं। ये कोई स्वदेशी आंदोलन नहीं है, बल्कि ये एक अघोषित आर्थिक आपातकाल है। सरकार की गलत नीतियों ने देश के खजाने को पूरी तरह तबाह कर दिया है और अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो जनता को पेट्रोल और सोना छोड़ने पर मजबूर कर रही है। इसे तानाशाही फरमान करार दिया गया। नेताओं ने याद दिलाया कि पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन और अब देश को बिना बताए एक नई ऊर्जा लॉकडाउन की तरफ धकेला जा रहा है। सवाल उठा, जब आप टैक्स लगाकर पेट्रोल 100 के पार ले जाओगे और फिर कहोगे कि इस्तेमाल मत करो, तो आम आदमी ड्यूटी कैसे जाएगा? क्या देश सिर्फ वीडियो कॉल पर चलेगा? बंगाल से सबसे आक्रामक आवाज आई, ये दिल्ली में बैठकर तय करेंगे कि हम क्या पहनेंगे और क्या चलाएंगे। बंगाल का किसान इनके विनाशकारी फर्टिलाइजर नियम को हरगिज नहीं मानेगा। चेतावनी दी गई कि अगर खाद में कटौती थोपी गई तो दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर लाखों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर खड़े हो जाएंगे। सन्नाटे के पीछे का शोर। विपक्ष चिल्ला रहा था, जनता घबराई हुई थी और सरकार की तरफ से एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई प्रेस वार्ता नहीं, बस एक अपील और उसके बाद पूर्ण मौन। जब इंसान को सच नहीं बताया जाता तो वो सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करने लगता है। क्या सरकार को किसी ऐसी बात का पता चल चुका था जो हमें नहीं मालूम? डार्क वेब और लीक्ड खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम एक जियोपॉलिटिकल ब्लैक स्वॉन इवेंट के कगार पर थे। क्या ये ताइवान पर चीन के संभावित हमले की भनक थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हमेशा के लिए ठप होने वाली थी? या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महायुद्ध शुरू होने वाला था जिससे कच्ची तेल की कीमतें रातों रात $200 प्रति बैरल के पार जाने वाली थी? अगर ऐसा कुछ होता तो भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था एक हफ्ते में चरमरा जाती। शायद वो भाषण कोई तानाशाही फरमान नहीं, बल्कि आने वाले तूफान से बचने की एक ढाल थी। सोना रोककर डॉलर बचाना, पेट्रोल बचाकर तेल के भंडार को खींचना और विदेशी खाद को रोककर खुद को आत्मनिर्भर बनाने का एक करो या मरो का प्रयास। अनसुलझे सवाल, लेकिन इन सबके बीच वो आम आदमी पिस रहा था। वो पिता जिसने बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर सोना खरीदने का सपना देखा था, वो युवा जो मुश्किल से ऑफिस लौटा था, या वो किसान जो फसल की उम्मीद लगाए बैठा था। सरकार की संवादहीनता ने देश को एक पैनिक रूम में तब्दील कर दिया था। मई 2026 का वो भाषण सिर्फ एक अपील नहीं था, वो दिन था जब 140 करोड़ की आबादी ने अपनी धड़कनें रोक ली थीं। क्या सच में हम बर्बादी के किनारे थे, या वो एक राजनीतिक प्रयोग था जिसने हमारे सुकून को हमेशा के लिए डर के साए में ढकेल दिया? अगली बार जब आपकी टीवी पर कोई आपातकालीन प्रसारण होगा, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे या डरेंगे? उस रात ने हमें सिखाया, एक लोकतांत्रिक देश में सबसे खतरनाक चीज बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अदृश्य डर है। सच क्या था?